बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बेटियाँ, अकेली हो, इसने रेलवे स्टेशन पर पड़ी बेंच पर बैठी खूबसूरत खौफज़दा हिन्नी सी लड़की से पूछा तो वो गड़बड़ा सी गई। जज्जी नहीं तो वो थोड़ा सा मुस्कुराई। किसी का इंतज़ार कर रही हो? अब तक तो आ जाना चाहिए था। लड़की खुद को पुरएतमाद ज़ाहिर करने की कोशिश कर रही थी। गाड़ी आने में काफ़ी वक्त है, आ जाएगा। कौन आ जाएगा? इसने पूछा तो वो चुपचाप उंगलियां मोड़ने लगी। नहीं बताना चाहती? खैर मत बताओ। मैं भी तन्हा हूँ, वक्त गुजारी के लिए तुम्हें एक कहानी सुनाऊँ। वो बेंच पर बैठने लगी तो लड़की सोचने लगी, अजीब चिपकू औरत है, पर चलो अच्छा है दूसरा साथ तो कोई हो, वरना मैं अकेली ही मर ना जाऊँ कहीं। फिर वो बोली, जी सुनाइए। औरत कहने लगी, 10 साल पहले यहाँ इस बेंच पर भी एक लड़की बैठी थी, किसी की मुंतज़र। रात का वक्त था, खामोशी थी। ऐसे ही अपनी चादर में गठरी बनी वो लड़की किसी ऐसे शख्स का इंतज़ार कर रही थी जिसके बारे पूछने वालों को बता भी ना सकती थी। वो भी खुद को बहुत अक्लमंद ख्याल करती थी। इसका ख्याल था, माँ बाप भाई सब गलत सोच रहे हैं, इन्हें क्या हक है मेरी ज़िंदगी के फैसले का। मेरी मर्ज़ी, मैं जो चाहूँ करूँ। बहुत ही ख़ास होने का एहसास था उसे, तभी इसने अमली बगावत की ठानी थी। खैर इसी तरह डरी डरी वो बार बार कलाई पर बंदी घड़ी पर नज़र डालती। बैग में जेवरात थे, मगर कुछ देर बाद ही बेचैनी शुरू हो जाती। जाने कितनी देर बीत गई तो क्या वो शख्स नहीं आया? लड़की ने औरत से पूछा। नहीं, वो आया था, हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए बोला, माफ़ करना शहज़ादी, देर हो गई। और वो वहमों और ख़दशात की मारी लड़की इसका बाजू थाम कर रोने लगी। अब चुप करो, वो बोला। कुछ दूर पर एक रिश्तेदार है मेरे, किराए के मकान का बंदोबस्त कर लिया है। रास्ते में पहले गांव में हमारा निकाह होगा, फिर घर चलेंगे। इसे बहुत अच्छा लगा अपने घर का ख्याल, मगर ईंटों से बने बग़ैर प्लास्टर का छोटे से 2 कमरों पर मुश्तमिल घर देखकर वो हैरान और परेशान हो गई। अमजद बोला, जानता हूँ ये घर तुम्हारे शायान शान नहीं, मगर कुछ दिन सब्र कर लो, सब कुछ तुम्हारे लिए बना दूँगा। वो कह उठी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर क्या हुआ? लड़की बोली। फिर ज़िंदगी की गाड़ी चलने लगी। अमजद को एक मिडिल स्कूल में जॉब मिल गई। 1-2 जगह वो ट्यूशन पढ़ाने लगे, मगर अमजद इसे मिला कहाँ था और वो क्यों ऐसे भाग कर शादी कर रहे थे? इसके भाई का दोस्त था, वो इसे अमजद भाई कहती थी। बहुत तमीज़दार था, इनके घर आता, अक्सर इनके घर के बिल्स सौदा सरपला देता। इसका नाम ज़ैनी था। औरत बोली, ज़ैनी के एफ़ए के इम्तहानात करीब आ गए, मगर इसकी तैयारी ना थी। एक दिन अमजद इसके भाई के पास आया हुआ था। भाई ने चाय लाने का कहा इसे। जब अमजद ने इसकी उतरी सूरत देखी तो पूछा, क्या हुआ गुड़िया को? वो रो पड़ी कि पेपर आ गए, मगर इसकी तैयारी नहीं। ये सुनकर ज़ैनी का अपना भाई अरशद हंस पड़ा, मगर अमजद संजीदगी से बोला, इसी बात है, अभी पूरा महीना पड़ा, अपनी गुड़िया की तैयारी हम खुद करवाएंगे। अब अमजद भाई इसके टीचर बन गए। कुछ दिन अरशद भाई इनके पास ही बैठते, मगर फिर इन्हें काम होते, इसलिए वो दोनों अकेले ही होते। पढ़ाई के साथ और बहुत सी बातें होने लगी, बेतकल्लफ़ी बढ़ने लगी।
ज़हनी को पता लगा कि अमजद बे रोज़गार हैं, दुनिया में अकेले हैं। एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। वो दुखी सी हो जाती इसकी बातें सुनकर, मगर वो बहुत अच्छा पढ़ाते। फिर इसके पेपर बहुत अच्छे हुए। वो कहती, अरशद भाई, सर का अंदाज़ा ज़बरदस्त है। जितने सवालात की तैयारी करवाई वही आए। रिज़ल्ट आया तो बहुत शानदार नंबरों से पास हुई। सर अमजद इसके लिए मिठाई का डब्बा लाए, अपने हाथों से इसका और अम्मा का मुंह मीठा कराया और वो रोने लगी। मगर वो बोले, पगली, रोने की क्या बात है। वो मुस्कुरा दी तो इतनी प्यारी लगी कि अम्मा बेसाख्ता नज़र बद से बचाने की दुआ करने लगी। मगर नज़र तो इसे लग चुकी थी। आगे बीए करने की इजाज़त बहुत मुश्किल से मिली। सर अमजद इसे पढ़ाते रहे। इसी दौरान अब्बा के जानने वाले इसके लिए अपने बेटे का रिश्ता लाए। बहुत अच्छे लोग थे। लड़का बहुत मेहनती और ज़हीन था। अब्बा बहुत खुश थे। मगर अमजद ने सुना तो लगा कि वो खुश नहीं है। वो पूछ बैठी, तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे खुश होना चाहिए? वो बोले। वो सटपटा सी गई, तुम बेखबर ही रही, इतना अरसा जान न सकी। इनका लहजा सुलग रहा था, कैसी बेखबरी। वो बोली, कभी कभार आगाही जुल्म ढाती है। तुम खुश रहो, मैं चलता हूँ, कहकर वो चले गए। वो हैरान सी रह गई। अगले दिन वो इसकी तवक्को के खिलाफ इसे पढ़ाने आए। लाल लाल आँखें, उजड़ा हुआ चेहरा। परेशान हो गई, ये क्या हाल बना लिया आपने? इसने पूछ लिया। क्या हुआ हाल को? ज़ाहिर का हाल तो नज़र आ जाता, मगर अंदर का हाल ना जान पाई तुम। अंदर दर्द है बहुत। डॉक्टर को दिखाया? वो बोली, इलाज डॉक्टर के पास नहीं, तुम्हारे पास है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो शिश्तर रह गई। जानता हूँ कम हैसियत हूँ, तुम हीरा हो, मैं कंकर, मगर तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मर जाऊँगा। वो चले गए। वो छत पर आई, कितनी देर बारिश में खड़ी रोती रही। सर ने ये क्यों कहा? वो तो मेरे भाई की तरह थे ना। चंद दिन बाद अमजद के बहन बनोई रिश्ते के लिए आए तो इनका मकसद जान कर अब्बा और अरशद भाई आग बबूला हो गए। हिम्मत कैसे हुई इस घटिया इंसान की? मैं नहीं जानता क्या इसे। औरत खामोश हो गई। फिर क्या हुआ? लड़की बोली। बज़ाहिर मिलना जुलना बंद हो गया। अमजद ने कई रुपये भिजवाए, मगर इसने पड़े बिना ही वापस कर दिए। एक दिन अमजद ने किसी बच्चे के हाथ रुखा भेजा। वो बच्चा बोला, बाजी, अमजद भाई कह रहे हैं ये लाजमी पढ़ें, वरना इनका खून आपकी गर्दन पे होगा। इसने रुक्का खोला तो लिखा था, आज रात 2:30 बजे वाली ट्रेन है, स्टेशन पर इंतज़ार करूँगा। या तुम मेरे साथ होगी या मैं ट्रेन की पटरी पर। फैसला तुम्हें करना है। इसकी शादी तय हो चुकी थी, मगर ये जुमला इसके दिमाग में अटक गया, इसका खून इसकी गर्दन पे होगा। चुनाचे बहुत सोचने के बाद इसने जाने का फैसला किया। घर वाले सोए हुए थे। इसने सामान बांधा और फिर इसकी किस्मत भी सो गई। चंद महीने बाद इसे पता लगा अमजद जुए का आदी है, अपनी जायदाद इसी में गंवा चुका, शराब का भी शौक फरमाता है। 3 बेटियां होगी मगर वो बाज ना आया। बात गालम गलोच तक पहुंच गई। फिर एक दिन इसने ज़ैनी को तलाक दे दी। अपनी बच्चियों को ले जाओ, मैंने नई चिड़िया फंसा ली है। तलाक दे दी? लड़की बोली। फिर मोहब्बत क्या हुई? औरत बोली, बेटा मोहब्बत तो दाना थी, शिकार पकड़ने का। ज़ैनी क्या करती? फिर घर वापस गई, मगर घर के दरवाजे इसके लिए बंद थे। माँ के मरने पर भी इसे इजाज़त ना मिली आने की। फालिज ज़दा बाप ने
بھابھیوں کے ہاتھوں ذلت برداشت کی مگر اس کی شکل نہ دیکھی۔ عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ لڑکی بولی، اب کہاں ہوتی ہے وہ؟ اسی شہر میں کماتی ہے اور بچیوں کو پالتی ہے۔ کوئی اس کی بیٹیوں کو اپنانے کو تیار نہیں۔ سب کہتے ہیں لڑکیاں ماں کا پرتو ہوتی ہیں۔ ایسا ہی ہوتا بھلا اپنے ماں باپ کو زندہ درگور کر کے، بھائی بہنوں کو رسوا کر کے کوئی کیسے چین سے جی سکتا؟ جن لڑکیوں کے سر پر ماں باپ کی دعائوں کے بجائے بد دعائیں اور کوسنے ہوتے، وہ جیتے جی مر جاتی۔ عورت خلا میں گھوٹتی بولے چلی جا رہی تھی، لڑکیاں چڑیوں جیسی ہوتی، وہ تھوڑا سا دانہ دیکھتے ہی پھنس جاتی۔ باپ بھائی کسی وجہ سے ہی انکار کرتے، کیونکہ وہ جانتے۔ اٹھو شگفتہ، تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں۔ بینچ پر بیٹھی لڑکی حیران رہ گئی۔ آپ میرا نام کیسے جانتی ہیں؟ میں جب تم پیدا ہوئی تھی سب کہتے تھے میرے جیسی ہو، میری گود میں پلی ہو، جبھی شاید یہ اثر آیا۔ میں سمجھی نہیں۔ لڑکی بولی، نہیں شگفتہ، جس راہ سے پلٹ آئی ہو اب اسے مڑ کر مت دیکھو۔ جس میں ہمت نہیں تمہیں انجانی عورت کے ساتھ جاتا دیکھ کر روک سکے، وہ تمہیں زمانے کے سرد و گرم سے کیا بچائے گا؟ شگفتہ، اچانک گرجدار آواز آئی۔ ابا! لڑکی کی سرگوشی ابھری۔ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ ارشد بھائی، یہ میرے پاس آئی تھی۔ زینی، تم؟ اس نے ایک نظر شگفتہ پر ڈالی، پھر معاملہ سمجھتے ہوئے سر جھکا لیا۔ زینت پھپھو، شگفتہ نے سوچا، اپنی امانت سنبھالے بھائی۔ بات یہ ہے کہ غلطی صرف ان معصوموں کی نہیں ہوتی، اصل غلطی تو آپ لوگوں کی ہوتی ہے جو پناہ گاہوں میں شکاریوں کو خود لے آتے ہیں۔ آپ نے میرے قصے سے سبق نہ سیکھا اور آپ کی بیٹی بربادی تک جا پہنچی۔ میں بہت شرمندہ ہوں زینی، میری بہن، گھر چلو۔ ایک بار بیٹیوں کے لیے دروازے بند ہو جائیں تو کھلا نہیں کرتے ارشد بھائی۔ پھر اس نے اپنے کانوں سے زیور نکال کر شگفتہ کو پہنا دیا۔ پھپھو کا تحفہ اسے گلے لگا لیا اور واپسی کے لیے مڑ گئی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ ارشد بھائی نے شرمندہ لہجے میں کہا، جہاں کئی سالوں سے رہ رہی، جہاں وہ بہنیں رہتی جن کے بھائی ان کے لٹ کر آنے کے بعد ان پر گھر کی دہلیز پھلانگنا حرام کر دیتے ہیں، یہ سوچے بنا کہ اب وہ کہاں جائیں گی اور یہ جانے بغیر کہ قصور کس کا تھا۔ اس نے مڑے بنا کہا۔ ارشد کا سر جھکتا چلا گیا اور آنسو اس کی آنکھوں سے گرتے رہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔